नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री में क्लास 8th की बुक हम कवर कर रहे हैं। आज इस बुक का 8वां चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है महिलाएं, जाति एवं सुधार, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। आज के इस चैप्टर में हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं कि चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम जाति व्यवस्था की बात करें, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां आपको दिखाई देती हैं, आज से लगभग 200 वर्षों पहले स्थितियां इसके बिल्कुल उलट हुआ करती थी। जिस तरीके से आज आप देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, जाति व्यवस्था की भी अगर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। समाज के कुछ जो शिक्षित वर्ग हैं या समझदार वर्ग हैं, वे लोग जो है जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं को आज शिक्षा का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे एजुकेशन के फील्ड में लें, मेडिकल के फील्ड में लें, इंजीनियरिंग के फील्ड में लें, ठीक है, या हर राजनीति के क्षेत्र में लें। महिलाओं की सहभागिता लगभग हर क्षेत्र में देखी जा रही है। यानी महिलाओं को आज पुरुषों के समान ही बराबरी के अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 200 साल पहले ये स्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उस समय पर बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक विरोधाभास समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच में ये देखा जाता था कि पुरुषों के द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखना बिल्कुल सामान्य सी बात थी। सती प्रथा का प्रचलन था, यानी जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसको ज़बरदस्ती उसके साथ ही चिता पर बैठना होता था, यानी वो जिंदा जल जाया करती थी। जाति प्रथा का प्रचलन था। संपत्ति जो होती थी उस पर महिलाओं के अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं थे, सीमित अधिकार उनको दिए गए थे। इसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, महिला शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, लोगों में जागरूकता आती है। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि हमने एजुकेशन सिस्टम पर बात करी थी, तो समाज का एक वर्ग शिक्षित हो रहा था, इन सारी चीज़ों को देख रहा था, इन कुप्रथाओं के बारे में जागरूक हो रहा था। तो कहीं ना कहीं 19वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसे समाज सुधारक देखने को मिलते हैं जो समाज में फैली हुई इन कुप्रथाओं के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो कुछ परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन की दिशा में कुछ कदम उठाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से भारतीय सुधारक जो थे, रिफॉर्मर्स थे, और इसके अलावा बहुत सारे सुधार संगठनों का जन्म होता है। उनके द्वारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके साथ साथ धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं प्रारंभ होती हैं, बहस प्रारंभ होती हैं। और ये बहस कहीं ना कहीं थोड़ी सी सार्थक इसलिए भी नज़र आती है कि किस टाइम पर बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो तरीके थे उनका डेवलपमेंट हो रहा था, संचार के नए तरीकों का विकास हो रहा था, किताबें छापी जा रही थीं, अखबार निकाले जा रहे थे, पत्रिकाओं का संपादन हो रहा था, पर्चे या टैम्पलेट जो थे वो छापे जाने लगे थे, पुस्तिकाओं की छपाई प्रारंभ हो चुकी थी। तो जो समाज का शिक्षित वर्ग था या समाज का जो समझदार वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, जो रिफॉर्मर्स लोग थे, इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन करते थे, अखबारों को निकालते थे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते थे। ऐसे ही सुधारकों में एक प्रमुख नाम आता है राजा राममोहन राय का। ये 1772 में इनका जन्म हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। ये एक सुधारवादी संगठन था। राजा राममोहन राय जो थे, ये पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। हालांकि पिछली क्लास में जैसे आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि समाज में दो अलग अलग वर्ग थे। एक वर्ग ऐसा था जो ये नहीं चाहता था कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार हो। वे लोग चाहते थे कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें जो हम पहले पढ़ाई किया करते थे, जिन ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे, उन्हीं के आधार पर और भारतीय भाषाओं के आधार पर ही भारतीय लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि समय बदल रहा था और कहीं ना कहीं यह ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, भारत के लोगों का विकास करना है, तो ये सत्य बात है कि हमें अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हमें पश्चिमी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा जो है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो राजा राममोहन राय इसी चीज़ के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि भारतीय भाषाओं के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक है और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता की आवश्यकता है और पुरुषों के साथ ही उनको समानता भी मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का जो है समर्थन राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था।
उस टाइम पर जब किसी महिला का पति मर जाता था, वो विधवा हो जाती थी, तो उनको दोबारा से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें पूरा जीवन इसी तरीके से कष्टों में बिताना पड़ता था। तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। इसके साथ में सती प्रथा जैसी जो घोर कुप्रथाएं थी, उनके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और इन्हीं के प्रयासों से आगे चल कर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1829 में सती प्रथा का जो है सती प्रथा को बैन भी कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ये क्या करते थे, इनका कुछ अलग तरीका था। जैसे ये समाज की किसी भी पुरानी रीति या प्रथा को चुनौती देते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, ये धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते थे। जो भी हमारे धार्मिक प्राचीन ग्रंथ हैं, उनसे कुछ ऐसे वाक्य ढूंढते थे, कुछ ऐसे श्लोक ढूंढते थे जो कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है उससे मैच करते थे। अपनी सोच का समर्थन करने वाले श्लोक और वाक्य ढूंढने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता था, और फिर उसको ये समाज के पटल पर रखते थे कि किस तरीके से ग्रंथों में भी इन चीज़ों की आलोचना की गई है। और इनका यह तरीका इनके बाद के जितने भी सुधारक थे, उनमें से भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने अपनाया। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द विडोज। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम आता है। इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और समाज को ये बताने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में भी विधवा विवाह का जो है विरोध नहीं किया गया है। काफ़ी सारे इनके द्वारा प्रयास किए गए और इनके प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में सरकार के द्वारा विधवा विवाह के समर्थन में कानून भी बनाया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में एक व्यक्ति थे वीरेश लिंगम पुंतुलु। इन्होंने विधवा विवाह समर्थन में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की। इसके अलावा उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। लड़कियां स्कूल जाने लगी, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। बहुत सारे सुधारकों को ये लगता था कि महिलाओं की दशा अगर सुधारनी है तो उसके लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयासों के फलस्वरूप 19वीं सदी के मध्य में बहुत सारे स्कूल खोले गए। विशेष रूप से अगर हम जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इनके प्रयासों से कलकत्ता में महिलाओं की पढ़ाई के लिए कई सारे स्कूल खोले गए। इस समय ज़्यादातर महिलाओं को उनके पति या पिता की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। मतलब जिस तरीके से आज आप देखते हैं सार्वजनिक रूप से लड़कियां पढ़ने जाती हैं, ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई करती हैं, स्कूल की पढ़ाई करती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेती हैं और बिल्कुल फ्रीली उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर नहीं थी। हालांकि प्रयास हुए 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल मिड पार्ट में, मध्य में काफ़ी सारे स्कूल खोले गए, काफ़ी सारी संस्थाएं खोली गई, लेकिन फिर भी महिलाओं को बिल्कुल खुले तौर पर एजुकेशन प्राप्त करने की छूट नहीं थी। लेकिन जो समाज के थोड़े समझदार वर्ग थे वो फिर भी महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते रहे। लेकिन इसके बावजूद यह चीज़ देखी गई कि जो ज़्यादातर महिलाएं थीं वो जो है अपने अभिभावकों के संरक्षण में, जैसे शादी हो गई है तो पति के संरक्षण में, शादी नहीं हुई तो पिता की देखरेख में घर पर ही जो है एजुकेशन प्राप्त करती रहीं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, इसके द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में महिला शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल खोले गए। नॉर्थ इंडिया में जो कुलीन मुस्लिम परिवार थे, एरिस्टोक्रेटिक मॉमडन फैमिलीज थी, उनकी महिलाएं अरबी भाषा में कुरान शरीफ पढ़ना भी सीखने लगी थी। और जैसे जैसे महिला शिक्षा का प्रसार हुआ, समाज की जो कुछ महिलाएं थीं वो शिक्षित होने लगीं, जानकारी प्राप्त होने लगीं, तो उन्होंने समाज की अन्य महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। जो महिलाएं शिक्षित थीं उन्होंने महिलाओं के बारे में ही लिखना शुरू किया, ठीक है। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। इसके अलावा एक नाम आता है बेगम रुकैया सखावत हुसैन का। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे जो कि पूना से थीं, इन्होंने एक बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और इस किताब में इन्होंने पुरुषों और महिलाओं में सामाजिक फ़र्क जो उस समय देखा जाता था उसकी कड़ी आलोचना की। एक संस्कृति की विद्वान थी पंडिता रमाबाई, इन्होंने घर पर रहकर ही जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी, घर पर रहकर ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। इन्होंने हिंदू महिलाओं की जो दुर्दशा हो रही थी, हिंदू समाज में महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, जो उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया जाता था, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनकी जो दुर्दशा हो रही थी, इस दुर्दशा में सती प्रथा, बाल विवाह,
और विधवा विवाह का समर्थन जैसी चीज़ें शामिल थी। हिंदू महिलाओं की दुर्दशा की आलोचना जो है पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी। ये विधवा गृह न केवल महिलाओं को संरक्षण देता था, इसके साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्किल कोई ना कोई काम सिखाने के लिए भी ये जाना जाता था। मतलब महिलाओं को इस तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था कि अगर उनको किसी का भी संरक्षण नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो अपने आप कोई काम करके अपना जीविकोपार्जन कर सकती थी, अपना जीवन यापन कर सकती थी। तो ये सारे प्रयास हो रहे थे एक तरफ, और दूसरे तरफ समाज के जो दूसरे कह सकते हैं पहलू को देखें तो बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जो इन परिवर्तनों का विरोध कर रहे थे। क्योंकि जिन चीज़ों में विरोध की मांग की जिन चीज़ों में परिवर्तन की मांग की जा रही थी, तो रूढ़िवादी खेमा जो था समाज का, वो ये देखता था कि हमारी जो भी प्राचीन पुरानी संस्कृति है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, कहीं ना कहीं उन पर कुठाराघात हो रहा है। तो उन लोगों ने इन सारे जो परिवर्तन थे, हालांकि ये परिवर्तन सकारात्मक थे, लेकिन फिर भी इन परिवर्तनों का उन्होंने विरोध किया। 19वीं सदी के आखिर तक महिलाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयास जो है जारी रहे, क्योंकि महिलाएं अब शिक्षित होने लगी थी। तो महिलाओं के द्वारा भी किताबें लिखी गईं, महिलाओं के द्वारा भी पत्रिकाओं का संपादन किया गया, स्कूल महिलाओं के द्वारा खोले गए, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना जो है महिलाओं के द्वारा की जाने लगी। 1920 के दशक के बाद में राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों का जो दौर स्टार्ट होता है, उन आंदोलनों में भी महिलाओं के द्वारा काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया गया, प्रतिभाग किया गया। 20वीं सदी में फिर नेहरू और बोस जैसे नेताओं का उदय होता है, और इन्होंने भी महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता जैसी मांगों का समर्थन किया। इसके बाद में बात करते हैं जाति और समाज सुधार के बारे में, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज का नाम आता है 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। इस समाज के द्वारा समाज को यह संदेश दिया गया कि सभी जातियां जो हैं आध्यात्मिक रूप से समान हैं। सभी जातियों की जो स्पिरिचुअल इक्वालिटी है उस पर इन्होंने बल दिया। 1840 में बॉम्बे में ही परमहंस मंडली की स्थापना होती है। इसकी स्थापना विशेष रूप से जाति उन्मूलन के उद्देश्य को लेकर की गई थी। मतलब जो जाति व्यवस्था समाज में प्रचलित है, ये उसका विरोध करते थे। ऊंची जाति के सुधारकों के द्वारा अलग अलग बैठकें की जाती थी, और उन बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे जो मामले थे, मतलब जो समाज का उच्च तबका है वो निम्न जातियों के साथ में भोजन नहीं कर सकता, या छुआछूत की जो भावना थी, ठीक है, यानी समाज के जो दलित वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, निचली जातियां हैं, वो जो है स्पर्श नहीं हो सकते थे किसी उच्च वर्ण के लोग से। तो भोजन और स्पर्श जैसे जो मामले थे, उनमें जातीय कायदे कानूनों का सामूहिक रूप से ऊंची जाति के सुधारकों द्वारा उल्लंघन किया जाता था। मतलब वो इस चीज़ का विरोध करते थे। लोगों द्वारा नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन भी इस समय देखा गया, क्योंकि विकास जो है वो देखा जा रहा था। शहरों में जैसे बात करें तो नालियों का निर्माण हो रहा था, सड़कों का निर्माण हो रहा था, इमारतों का निर्माण हो रहा था। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता थी? श्रम की आवश्यकता थी। और ये श्रम जो मिल सकता था इन सारी चीज़ों के लिए, वो कहाँ से मिल सकता था? ग्रामीण क्षेत्रों से, और ख़ास करके जो समाज का निचला तबका था, जो समाज का वंचित वर्ग था, जो समाज का दलित वर्ग था, वहाँ से ये श्रम जो है उपलब्ध हो सकता था। ऊपर से इन लोगों की स्थिति देखें तो गांवों में इन लोगों की स्थिति वैसे भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो गरीब और निचली जाति के लोग थे वे सवर्ण जमींदारों के द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और अपमान से परेशान थे। तो कहीं ना कहीं शहरों में जब नौकरियों की मांग हुई, श्रम की मांग हुई, तो इन्होंने, जो समाज का निचला तबका था, गरीब थे, निचली जाति थी, तो इन्होंने इस नौकरियों की जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी शहरों में, इसको अपने लिए एक मौका समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि वे अगर यहाँ से निकल जाएंगे और शहरों की तरफ पलायन करेंगे, नौकरियों की ओर पलायन करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ गांवों में सवर्ण जमींदारों के द्वारा जो उन पर कुठाराघात किए जा रहे हैं, उनका जो दमन किया जा रहा है, उनका जो अपमान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी उनको जो है बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। तो इस वजह से लोगों का शहरों की ओर पलायन हुआ। इधर से
सैन्य ज़रूरतों में भी वृद्धि देखी जाती है। ब्रिटिश सरकार की जो सैन्य ज़रूरतें थी उनमें भी वृद्धि देखी जाती है। तो महार समुदाय के जो लोग थे, ठीक है, ये भी जो है एक दलित वर्ग था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी महाराष्ट्र के महार समुदाय से संबंधित थे। तो महार समुदाय को जो है महार रेजिमेंट में नौकरियां मिल जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में जो है ये आता है, एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। इसके द्वारा विवाह के लिए जो आयु निर्धारित की जाती है वो पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 16 वर्ष की आयु इस अधिनियम के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। हालांकि बाद में इसे बढ़ा दिया जाता है। पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी जाती है और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी जाती है। समानता और न्याय की मांग, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग के तो विभिन्न आंदोलन चलाए गए। उनमें से कुछ आंदोलन आपको यहाँ एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, जैसे सतनामी आंदोलन, ये मध्य भारत में चलाया गया घासीदास के द्वारा। और ये सतनामी जो आंदोलन था मुख्य रूप से चमड़े का जो काम करते थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए चलाया गया था। ऐसे ही एक पंथ था मथुआ पंथ, और इस मथुआ पंथ को मानने वाले हरिदास ठाकुर के द्वारा भी पूर्वी बंगाल में एक आंदोलन चलाया गया। श्री नारायण गुरु ये एझावा जाति से संबंधित थे, केरल के थे। इन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। इनका एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा सकता है कि इन्होंने क्या नारा दिया था कि मानवता की जो है एक ही जाति होती है, एक ही धर्म होता है और एक ही ईश्वर होता है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी 1873 में। ये ज्योतिबा फूले को यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। इन्होंने ब्राह्मणों के आर्य होने के कारण औरों से श्रेष्ठ होने की जो धारणा थी उसका विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मण जो थे, क्योंकि आपको पता है समाज, इससे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपने देखा था कि समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाता था। ब्राह्मण ये मानते थे कि वे आर्य हैं। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, यानी सबसे अच्छा, सबसे गुणवान, सबसे बढ़िया आदमी। तो ब्राह्मणों के द्वारा खुद को आर्य कहा गया। लेकिन ज्योतिबा फूले के द्वारा इस धारणा का विरोध इस आधार पर किया गया कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, ठीक है, आर्यों का आक्रमण, इस तरीके की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। तो ज्योतिबा फूले का ये मानना था कि भारत में रहने वाले जो समाज के निचले वर्ग हैं या जो दलित जातियां हैं या जो निचली जातियां हैं, ये जो है इनका ओरिजिन भारत ही है। ब्राह्मण खुद को आर्य कह रहे थे तो ज्योतिबा फूले ने यह कहा कि आर्य आप खुद को कह रहे हैं, आर्य बाहर से आए थे, उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपने बाहर से आकर के यहाँ के जो मूल व्यक्ति हैं उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार किए हैं, उनको समाज में ऊपरी हाशिए से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ धकेल दिया है। तो ब्राह्मण जो खुद को आर्य कहते थे, आर्य होने के कारण वो खुद को श्रेष्ठ कहते थे। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के आर्य होने के कारण औरों से श्रेष्ठ होने की उनकी जो धारणा थी, उनकी जो सोच थी, इसका विरोध किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, और गुलामगिरी पुस्तक जो थी इन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले अमेरिकियों को जो है समर्पित करी थी। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नय्यकर के नेतृत्व में जो है चलता रहा था। काफ़ी सारे प्रयास जो है दलित जातियों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा करे गए। 1927 से लेकर के 1935 के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए 3 आंदोलन भी चलाए गए, क्योंकि उस टाइम पर दलितों को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, ना ही उनको सार्वजनिक जो पानी पीने के स्थल होते थे वहाँ पर पानी पीने की अनुमति थी, सार्वजनिक सभाओं में बैठने की अनुमति नहीं थी, सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ साथ जो मंदिर होते थे उन मंदिरों में प्रवेश भी जो है दलितों को नहीं करने दिया जाता था। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा आंदोलन भी चलाए गए। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन, 20वीं सदी के आरंभ में इन गैर ब्राह्मण आंदोलनों की शुरुआत होती है। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। ये वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। तो इधर
जब ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चल रहा था, ये भारतीय धर्म ग्रंथ जो हैं प्राचीन जो भी पुस्तकें हैं, जैसे आपकी गीता हो गई, महाभारत हो गया, रामायण हो गई, ठीक है, और वेद पुराण हो गए, इनकी आलोचना कर रहे थे। तो इनकी आलोचना के विरोध में जो रूढ़िवादी हिंदू समाज था, इसने भी उत्तर भारत में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल के माध्यम से और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के माध्यम से इन लोगों का विरोध किया, या नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था, गैर ब्राह्मण आंदोलन जो था, इसका विरोध किया। इसके बाद में यहाँ पर कुछ समाज सुधारकों के नाम, उनके द्वारा स्थापित किए गए संगठनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये मैंने एनसीईआरटी में से पूरा का पूरा पेज जो है एज इट इज़ ले लिया है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सही लगा और मुझे नहीं लगा कि इसमें से कुछ छोड़ना चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्रह्मो समाज की बात ना करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ये संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके जो अनुयायी थे वे उपनिषदों में विश्वास रखते थे, ठीक है। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। 1820 के दशक में डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं की शिक्षा की मांग की, सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान जो है इनके द्वारा चलाए गए। इसके बाद में आते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रखा गया था। ये मिशन जो था समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, इनका जो जीवन काल माना जाता है 1863 से लेकर के 1902 तक माना जाता है। मूल नाम था इनका नरेंद्र दत्त। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़ करके संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने का काम किया। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में जो है एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था, और इनके भाषण को सुनने के बाद में एक जो अखबार है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि उस टाइम पर यूरोपीय कंट्री जो थे, खास करके हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से जो है भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजा जा रहा था, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और जब स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो के विश्व धर्म संसद सम्मेलन में जो एक स्पीच दिया गया था, उस स्पीच को देखने के बाद में अखबार ये लिख रहा था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ये धर्म के बारे में कितने अवेयर लोग हैं, धर्म के बारे में कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं, और हम लोग जो है ईसाईकरण के लिए वहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारों को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण चीज़ है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर, ग्लोबली देखा जाए तो, वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो, लोगों की दशा को सुधारा जाए। भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव जो था वो संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी कंट्रोल पाया जा सकता है जब विश्व के सभी देश एक समान धरातल पर एक साथ आएं और एक साथ सम्मिलित रूप से इस चीज़ के लिए प्रयास करें। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति के स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद को देखा गया। इसके बाद में प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था जातीय बंधनों को खत्म करना, बाल विवाह का उन्मूलन करना,
इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनकी जो धार्मिक बैठकें होती थी उनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसके बाद में वेद समाज आता है, ठीक है। केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1864 में मद्रास चेन्नई में। वेद समाज ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रमोट करने के लिए काम किया। इसके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। इसके साथ साथ इन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के जो भी अंधविश्वास थे और जो भी उनके बेकार के अनुष्ठान थे उनकी सख्त रूप से निंदा करने का काम किया। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला गया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ अलग अलग विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी और अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में बड़ा ही गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से स्टार्ट होती है। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया जाता है। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं उनसे मुक्त कराने के लिए प्रयास किए गए। इन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रमोट किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के भी सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।